नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी हमारे साथ एक एक प्रश्नों का आंसर चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बच्चा पार्टी लगा दो। और पूछा जा रहा है कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि एफसीसी जालक में अगर परमाणु पूछे तो 4 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होते हैं। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो कई बच्चे, सभी बच्चे को यह पता है कि सर ये हमारा 14 होता है। लेकिन बच्चों, अगर सिर्फ ये पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालक कितने होते हैं, तो आप लोग 3 बताइएगा। और अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो आप लोग 7 बताइएगा। ये सब जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखोगे आप लोग। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे तीसरा नंबर सवाल है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष कैसे होते हैं। जल्दी से बता के चलो बच्चों। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और ये बच्चों क्रिस्टलीय दोष है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिस्टलीय दोष आ रहा है ना। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित, क्रिस्टल का घनत्व कम होना, ये किस में बच्चों? ये क्रिस्टलीय दोष को दर्शाता है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है, निम्न में कौन लघु परासी है। देखो बच्चा पार्टी, आप लोग यहां पे गलत कर सकते हो। जल्दी से बताओ लघु परासी कौन सा हो जाएगा। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास होगा। लघु परासी अक्रिस्टलीय होता है, जबकि दीर्घ परासी बच्चों क्रिस्टलीय ठोस होता है। याद रखिएगा, अगर दीर्घ परासी पूछता तो यहां पे क्वार्ट्ज लगाते, तांबा लगाते, नमक लगाते, ये सब लगाते ना बच्चों। यहां पे लघु परासी रबर, प्लास्टिक आए, क्वार्ट्ज ग्लास आए, ये सब लगा के चलिएगा। करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पांचवा नंबर सवाल है कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। अब बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। बच्चा पार्टी का आंसर आएगा भैया जी, यहां पे अगर अक्रिस्टलीय नहीं है तो वो हीरा है, क्योंकि हीरा क्रिस्टलीय ठोस है। करेक्ट आंसर यहां पे बच्चों अच्छे से पढ़ना नहीं है, पूछा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज ही तो हम देखेंगे कितना सही होता है इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका। यहां पे बता के चलो, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है साथी? यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 7 नंबर सवाल है, ये रहा प्रश्न। बच्चा पार्टी बताना है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति केजी विलायक में बच्चों घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बच्चा पार्टी आपने एम कहा था, और एम यहां पे मोललता हो जाएगा बच्चा पार्टियों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मोल बटा में लीटर आ जाए ना, तो ये मोललता होता है साथी, ये याद रखिएगा आप लोगों के। अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ताप से स्वतंत्र होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलो अगला बता के चलो। 8 नंबर सवाल आपके सामने है। लो देखो, विलियन में विलय का यहाँ पे मोल प्रभाज प्लस में विलायक का मोल प्रभाज का योगफल पूछा गया है। देखो विलय का मोल प्रभाज n बटा में n प्लस n होता है, फिर योगफल पूछा है तो ये है बराबर हमारा n प्लस n, ये होता है। ये है विलय का मोल प्रभाज प्लस में विलायक का मोल प्रभाज, और ये दोनों का करते हो तो बच्चा पार्टी n प्लस n बटा में n प्लस n बनता है। तो आप लोग लगाओगे सर दोनों को काट देंगे तो हमारा 1 बचेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही
ही ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, अगला बता के चलो, यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके सामने है, समुद्री जल को किस विधि द्वारा हम लोग लवणहीन करते हैं। ये 2 नंबर में आया हुआ प्रश्न है कि उल्टा परासरण क्या होता है बच्चों। उल्टा परासरण के द्वारा यहाँ पे समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। अच्छा बच्चों, अगर 2 नंबर में पूछेगा उल्टा परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो लगा दोगे। देखो सुनो हमारे साथ ध्यान से, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च दाब डालकर विलयन से पानी को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है, उसे ही हम लोग उल्टा परासरण कहते हैं। और उल्टा परासरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। 10 बता के चलो बच्चों, किसी पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है। विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप और दाब पर। क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है? तो बिल्कुल बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर डी बता के चलोगे। और साथ ही एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल है कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के क्षय पर क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल में बच्चों जिंक के क्षय पर जो होता है ना, वो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीकरण होता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बता के चलो प्रश्न का आंसर कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। एक आता है कि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। अगर मरकरी सेल आए तो 1.35 वोल्ट होता है, और शुष्क सेल का बच्चा पार्टी 1.5 वोल्ट होता है। ये सभी आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। लो, सेल स्थिरांक है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। x बराबर l बटा में a होता है, ये फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सेल स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो यहाँ पे लंबाई है तो सेंटीमीटर दे दो, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, एक से एक उड़ा दो बच्चा, 1/सेंटीमीटर इसको ऊपर करके लिख दो तो सेंटीमीटर इनवर्स सेल स्थिरांक का मात्रक होता है। बच्चों जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक बच्चों आपने ओम मीटर पढ़ा होगा, और अगर इसका व्युत्क्रम करते हो ना तो क्या निकलेगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। यही तो व्युत्क्रम मतलब क्या बच्चों? उल्टा। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आता है तो ये विशिष्ट चालकत्व हो जाता है। क्या होता है साथ ही बता के चलो। 14 नंबर सवाल का जवाब ये विशिष्ट चालकत्व है बच्चों। और विशिष्ट चालकत्व का मात्रक मैंने क्या बताया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ये दोनों को आप लोग रट जाओ बच्चों, यहाँ पे मात्रक भी एग्जाम में पूछ देगा आपसे। ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी साथी आंसर को लगाते हुए चलेंगे। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सभी साथी के लिए। देखो कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन होता है। ये सभी के सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं और जिसका भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बच्चा पार्टी मैं आपके लिए तैयार किया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। आपको मात्र उसे 20 दिन पढ़ना है बच्चा पार्टी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं छूटने की हमारी गारंटी होगी। बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक साल के बच्चों को लास्ट टाइम में दिया जाता है। आपको बच्चों मात्र उसे 20 दिन पढ़ना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो आप डर रहे हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जरूर इसे ले लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे। ऐसे आपके सामने यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है कि भैया हमें ये नोट्स परचेज करना है, आपको मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए बना है बच्चा पार्टी। एक बार जरूर पढ़िएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और साथ में हिंदी का नोट्स हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे हम अपनी तरफ से साथी। तो इस नंबर को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, 70 70 82 16 85 नंबर को। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल बच्चा पार्टी बहुत कम क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा, मात्र 50-60 सब्जेक्टिव होगा और 200 ऑब्जेक्टिव होगा। और आप इतना नहीं पढ़ सकते हो क्या बच्चों? लास्ट टाइम में इतना पढ़ लो, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आता है। देखो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों समय के साथ घटती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला बता के चलो। 17 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है साथी। ऑप्शन नंबर डी इसका आप लोग लगा के चलोगे। चलो अगला बता के चलो। 18 नंबर सवाल है, आर्हेनियस का समीकरण क्या हो जाएगा? जल्दी से बता के चलेंगे। ये
इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्हेनियस का समीकरण 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ भैया। ये हुआ था K बराबर AE माइनस EA बटा में RT, ये आर्हेनियस का समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फैराडे का प्रथम नियम बड़ा आ जाता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? M बराबर क्या होता है? ZCT होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान बच्चों किसके बीच में होता है? ये भी आपने पढ़ा होगा, 2 और 3 के बीच होता है भैया। 19 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है किसी अभिक्रिया का वेग बच्चा पार्टी निम्नांकित प्रकार से व्यक्त हुआ। ये अभिक्रिया का वेग दिया गया है और इस अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है। हमने बताया है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बच्चों घात देख लो ना, 2 है और बी पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। बस सिंपल सा ऐड कर देना है, इसका योगफल कर देना है, आपका यहां पे अभिक्रिया की कोटि तैयार हो जाएगा। बच्चों 2 नंबर में आएगा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? तो लिख दीजिएगा वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। 2 नंबर भी आपका एग्जाम में मिल जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण बच्चों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण में बच्चों एक परत बनता है, याद रख लो, इसमें एक परत बनता है, जबकि भौतिक अधिशोषण में बच्चों यहां पे बहुआण्विक स्तर बनता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके और एक चीज याद रख लो, रासायनिक अधिशोषण में बच्चों मुक्त उष्मा बड़ा पूछा जाता है। यहां पे याद रख लो, यहां पे मुक्त उष्मा पूछेगा ना तो 40 से लेके 400 किलो जूल बटा में मोल होता है। और जबकि भौतिक वाला के लिए यहां पे मैं बता देता हूं, अगर भौतिक के लिए पूछे तो बच्चों 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। रासायनिक के लिए कितना? 40 से 400 और भौतिक के लिए 20 से 40 आपको याद रखना है, किलो जूल बटा में मोल में होता है। ओके चलो 22 नंबर सवाल है कि शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों शोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अधिशोषण, दूसरा होता है अवशोषण। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शोषण शब्द बच्चों दोनों के लिए होता है, अधिशोषण प्लस में अवशोषण। ओके चलो अगला बता के चलो 23 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव यहां पे नहीं दिखाता है? कौन है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो भैया वो शर्करा विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? आरोपित विद्युत क्षेत्र में बच्चों कोलाइडी कणों की गति जो कहलाती है ना भैया, वो कहलाती है वैद्युत कण संचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। साथी क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया? यस नो बता दो, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हो तो बच्चा पार्टी एकदम पूरे जोश और एनर्जी के साथ पढ़ाने में मजा आ जाता है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ताजी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है किसके द्वारा मेरे भाई? बताओ। ये पेप्टाइजेशन द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बी होगा, पेप्टीकरण के द्वारा होता है। चलो गैलेना किसका अयस्क है? भैया ये तो आसान सा सवाल है। गैलेना का सूत्र पीबीएस है और पीबी का नाम लेड होता है, तो ये लेड का अयस्क हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों ये बताना कि सिनेबार किसका अयस्क है? एक बार जल्दी से कमेंट करो बच्चा पार्टी, सिनेबार किसका अयस्क है? तो बोलोगे सर HGS, ये सिनेबार का सूत्र है। और Hg जो है जिसका नाम हम पारा रखे हैं, मरकरी कहते हैं, ये मरकरी का अयस्क हो जाएगा भैया। ये आसान वाला प्रश्न है जी। चलो अगला बता के चलो 27 नंबर सवाल है, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वह कौन सा? वो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है मेरे भाई? CuFeS2 होता है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? लिख लो आप लोग, Fe2O3 हो जाता है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाता है। गैलेना का जस्ट मैंने बताया PbS होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है साथी। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कण का उपयोग होता है? सोडियम धातु वाला में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और बच्चा पार्टी वो नोट्स जो मैं बता दिया ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसे जरूर पढ़ लेना जी, बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बार पढ़ के जरूर देख लेना। ये 199 तब बड़ा चार्ज नहीं होगा जब आप लोग उसे पढ़ लोगे और एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओगे, क्योंकि ये प्रदीप भैया आपका हमेशा साथ है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, तो
यहाँ पे देखो पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है, और वो जो नोट्स लोगे तो आप, अगर मैंने गारंटी लिया है उसे आप पढ़ोगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा बच्चों। उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा चाहे जैसे भी पढ़ लो, और आराम से 20 दिन अगर आप मेहनत कर लो ना, उसके बाहर नहीं आएगा। देखो पायरोलुसाइट बच्चा पार्टी किसका अयस्क हो जाएगा, बताना जरा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का, तो भैया ये मैग्नीज का अयस्क है, क्योंकि पायरोलुसाइट का सूत्र हमने जाना है कि MnO2 होता है, तो Mn मतलब मैग्नीज, मैग्नीज हो जाएगा ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का, बच्चों साइनाइड विधि Ag प्लस में Au दोनों के निष्कर्षण में होता है, सोना चांदी दोनों वाला में होता है बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर, अभी तो यहाँ पे चांदी दिया गया है, याद रखिएगा, अगर सोना भी आए तो आप लोग लगा के आइएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा यहाँ पे बच्चों अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। एक बार जल्दी से सभी साथी बता के चलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। जल्दी से बच्चा पार्टियों क्या लगा रहे हो, आपने बताया भैया ये प्रगलन होता है, स्मेल्टिंग होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो ये बताओ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हैवर की विधि में बच्चों अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, ये होता है Fe प्लस MO का। ओके बच्चों Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है और MO जो है ये वर्धक का कार्य करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा, P यानी कि फास्फोरस का बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, जल्दी से बता के चलेंगे। जल्दी से बच्चा पार्टी, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, ये H3PO4 होता है, और ये बच्चों मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये पायरोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 35 नंबर सवाल है, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों। देखो 17 वाला हेलोजन कहलाते हैं, कैल्कोजन वर्ग 16 वाला कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस 18 वाला कहलाते हैं, और संक्रमण तत्व 3 से लेके 12, यानी कि बच्चा पार्टी डी ब्लॉक वाला जो है ये संक्रमण तत्व कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी साथी जरूर याद रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, सभी साथी एकदम मस्ती में ज्वाइन कीजिएगा। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये अधातु है। क्या बच्चा पार्टी, ये तो अधातु है, याद रखना है आपको। चलो अगला बताओ कि निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा बच्चों यहाँ पे सबसे अधिक होती है। बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है, वो सल्फर और सल्फर के बीच का हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 38 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ये बता के चलो बच्चा पार्टियों। क्या लगा रहे हो आप लोग, तो भैया ये F2O हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सबसे कम वाष्पशील है। अब यहाँ पे बताना है सबसे कम वाष्पशील पूछा गया आपसे, जल्दी से एक बार बता के चलो साथी। आपने बताया सर वो H2S हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 40 नंबर सवाल आपके सामने है, सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों किस तरह के गुण को ये दर्शाता है, तो ये अम्लीय गुण प्लस में ऑक्सीकारक का गुण प्लस में पानी सोखने का गुण, ये सभी के सभी को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज देखते हैं बच्चा पार्टी का स्कोर क्या रहता है। मानो एग्जाम का पेपर आपके सामने रखा गया है और आपको बताना है आंसर। यहां पे है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था भैया +6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बच्चे के चलो। 42 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में भैया सोना पाया जाता है, सोना नहीं तो प्लेटिनम आप लोग लगा दीजिएगा ना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 43 नंबर सवाल है, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आयरन का बच्चा पार्टी कैथोड बनाकर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 43 का। क्या बता रहे हो साथी, ऑप्शन ए लगाना। चलो अगला बता के चलो। 44 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जानते हैं। मैंने इसका आंसर ऊपर ही बताया है कि डी ब्लॉक वाला को बच्चा पार्टी, डी ब्लॉक कहां है भाई, डी ब्लॉक तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि डी ब्लॉक वाला को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व बता के चलते हैं। और एफ ब्लॉक वाला को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, ये कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं यहाँ पे, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक को। और अगर संक्रमण पूछे तो डी ब्लॉक लगा के आइएगा। अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके साथी चलो
45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य बता के चलेंगे तो वो सारा हमारा निकेल हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में भैया जी बताओ, विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बताओ K4FOC, यहाँ पे K4FeCN6 एक प्रकार का क्या है ये बताओ जल्दी से भैया जी, ये है जटिल लवण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म बच्चा पार्टी जिंक और जल के साथ अवकरण से क्या बनाता है ये बता के चलो आप लोग। तो भैया जी ये मैथेन बनाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताओ CHO, ये तो बड़ा आसान है, अगर ROH आए तो ये अल्कोहल है, RCHO बच्चा पार्टी RCHO आए तो ये एल्डिहाइड है, RCOOH आए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, R बच्चा पार्टी CO आए तो ये कीटोन है, और बच्चा पार्टी ईथर का बताओ आप लोग, R अगर O आए, O बच्चा पार्टी तो ये ईथर का होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी का सर यहाँ पे CHO है तो ये एल्डिहाइड का हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन ग्रुप को किस ग्रुप द्वारा यहाँ पे बच्चों प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है, जल्दी से बताओ सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है। एम क्लोरोफिनोल बच्चों, एम क्लोरोफिनोल यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके चलो 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होगा, जल्दी से बता के चलेंगे सभी साथी। ये प्राप्त होता है भैया मेथिल अल्कोहल, क्या मेथिल अल्कोहल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो 53 नंबर सवाल है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। सभी ने बच्चा पार्टी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, RCHO के ऑक्सीकरण से बच्चा पार्टी यहाँ पे हमारा RCOOH बन जाता है, ये वाला O आ जाता है ना, तो ये हमारा कौन सा एक अम्ल बनता है जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एसिड बता के चलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो 54 नंबर सवाल है, क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म किससे अभिक्रिया बनेगा तब हमारा क्लोरोटोन बनेगा, ये बता के चलो 54 नंबर सवाल का जवाब। तो भैया ये एसीटोन से अभिक्रिया करता है, एक बार जल्दी से बताओ 54 का, बिल्कुल बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में बच्चा पार्टी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी वेनेगार पूछता है, कभी कभी यहाँ पे देखो इंग्लिश में वेनेगार लिखा गया है ना, और इसमें एसिटिक अम्ल होता है, जो कि एसिटिक अम्ल का सूत्र ये रहा। और बच्चा पार्टी कितना से कितना परसेंट, तो 6 से 10% के बीच होता है इसमें वेनेगार में एसिटिक एसिड, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पायरोलिग्नियस अम्ल में अगर बच्चा पार्टी पूछे कि उसमें कितने एसिटिक एसिड होते हैं, तो उसमें 10% एसिटिक एसिड होते हैं। ओके चलो अगला बता के चलो 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। अब बता के चलेंगे बच्चा पार्टियों, एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 56 नंबर सवाल, और आपने बताया सर COOR हो जाएगा। ओके चलो, और ये बता दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहां पे प्रश्न आपके सामने है कि एसिटामाइड क्या होता है। एसिटामाइड के बारे में बताओ, उभयधर्मी होता है क्या बच्चों, एसिटामाइड उभयधर्मी होता है। चलो अगला बता के चलो कि एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, बताएंगे सभी साथी, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। 58 नंबर सवाल है भैया, इसमें 3 होता है, कितनी बच्चा पार्टी, 3 होता है। चलो अगला बता के चलो 59 नंबर सवाल है, प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, बताओ सभी साथी, प्राइमरी एमीन की पहचान बच्चा पार्टी किसके द्वारा, ये हमारा CHCl3 प्लस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, KOH के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 59 का। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ये सभी को व्यक्त किया जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, जल्दी से बताएंगे 61 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो भैया ये हो जाएगा हमारा एमाइड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
होगा। अगला बताओ आप लोग कि सुक्रोज का यहाँ पे कौन सा सूत्र है, पहले ग्लूकोज का बताओ आप लोग, ग्लूकोज का बताओ एक बार जल्दी से। तो भैया ग्लूकोज वाला का बात करें ना, वो हमारा क्या होता है C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का है। और अगर सुक्रोज की मैं बात करूं तो सुक्रोज का C12H22O11 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों एक बार आया था कि ग्लूकोज क्या है, तो हेक्सोज ऑप्शन में था, क्योंकि कार्बन 6 है तो 6 को हम लोग हेक्सा कहते हैं, हेक्सोज हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है, दूध में कौन सा उपस्थित रहता है मेरे भाई, बताओ जल्दी से। वो लैक्टोज हो जाएगा, 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है, जल्दी से बताओ। ये बता के चलो इंसुलिन बच्चों किससे स्रावित होता है, तो सर ये अग्न्याशय से द्वारा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का थायमिन है, विटामिन बी2 का रेबोफ्लेविन है। तो थायमिन हमसे पूछा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसका है बच्चा पार्टी, ये ए का नाम है, ये विटामिन बी2 का नाम है, और ये विटामिन सी का नाम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक बच्चों प्रोटीन आए, रबर आए, सेलुलोज आए, ये तीन एग्जाम्पल याद रख लो प्राकृतिक बहुलक, ये तीन से ही आपके एग्जाम में बन जाएगा प्रश्न। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 68 नंबर सवाल है, F2C और डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है बच्चा पार्टियों, एक बार बता के चलो। तो ये मोनोमर टेफ्लॉन का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में किसका उपयोग बच्चा पार्टी एंटासिड के रूप में होता है, एंटासिड का यहाँ पे किसका उपयोग है जो एंटासिड के रूप में होता है, तो भैया वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। कौन सा होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन बच्चों प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक के बारे में बताया था सर ने, लेसिथिन हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आज के क्लास में मैंने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव कराया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने इसमें कराया आपको। बच्चों आप बताना 70 में कितना सही हुआ और ये क्लास कैसा लगा, ये बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा। क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इसी का हमें इंतजार रहता है। बच्चा पार्टी जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और नोट्स के लिए मैंने आपको वहां पे नंबर यहाँ नीचे चल रहा होगा, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही मिलते हैं फिर अगले क्लास में।